जय हिंद साथियों। आज फिर एक और मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोगों के सवाल अवश्य सुनना चाहूँगी। मनसुख सवालिया जी, जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जी। तो मैं आज जिस विषय के ऊपर बात करना चाहती हूँ वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, इस वक्त एनडीए की सरकार है देश में। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत में है, परंतु एक आवश्यक विषय है जिस पर आप सभी को सोचने की ज़रूरत है। ये विषय है कि ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ किसानों ने तो छोड़ा ही है, परंतु साथ ही में शिरोमणि अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उनका साथ अगर छोड़ा है तो इस वजह से छोड़ा है क्योंकि किसानों का इशू आ गया है। नहीं, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि केवल ये कारण नहीं है। किसानों की बातें थोड़ी देर में करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सुना हो तो शुरुआत में कहा गया था कि 24 साल का जो ये रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का, जी हाँ, 24 साल का रिश्ता था जो टूट गया है। और जब कोई अहंकारी हो जाता है ना तो ये रिश्ते ऐसे ही टूट जाते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि काफी समय से दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद आ गए थे। ये कहा जा रहा था कि इन दोनों के बीच में नाखून और मांस का रिश्ता है। पंजाबी में कहते हैं नाहू मांस दा रिश्ता। लेकिन ये नाहू मांस दा रिश्ता टूट कैसे गया? तो ये मैं आपको बता दूं कि 24 साल का ये जो दोनों का रिश्ता था, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये एनडीए को छोड़ने का निश्चय किया। ये पहले क्यों नहीं हुआ? और ऐसा क्या हो गया है कि पंजाब पॉलिटिक्स में शिरोमणि अकाली दल को दिख रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि किसान आंदोलन में भी बताया जा रहा है कि बेअंत सिंह जी जो हैं वे 2000 ट्रैक्टर लेकर गए। ये सब खबरें आपको टीवी पे नहीं दिखाई दी। जिसने मुझे बताया, मैंने कहा 200 ट्रैक्टर, हाँ बहुत सारे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, 200 नहीं, 2000 ट्रैक्टर। 2000 तो कितना बड़ा स्वरूप रहा होगा आंदोलन का, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुखबीर बादल जो हैं, उन्होंने जब बताया कि वे पार्टी का जो निर्णय है छोड़ने का एनडीए का साथ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ना केवल हम किसान या कृषि जो कानून है उसकी वजह से छोड़ रहे हैं, परंतु क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब के मुद्दे और सिखों के मुद्दों को लेकर असंवेदनशीलता दिखा रही है या संवेदनहीनता दिखा रही है, इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया। आपको बता दूं कि अगर उन्होंने इनका साथ छोड़ा है तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो कृषि के बिल आए हैं इसके बहुत पहले से ये सारी दिक्कतें हो रही थी। और अब मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच में आपने तब भी देखा होगा, जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तब भी लग रहा था कि अरे शिरोमणि अकाली दल क्या करेगा, शिरोमणि अकाली दल शायद इनसे अलग हो जाएगा। वो इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चय किया था कि शिरोमणि अकाली दल को दिल्ली चुनाव में, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं दी जाएगी। और इस वजह से जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं वे नाराज हो गए। जी, आप कह रहे हैं जनीग्स बाबरा जी कह रहे हैं मैडम जी आज अक्ल आई है अकाली दल वालों को, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मगर ये भी देखने की बात है कि ये केवल जो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं या सचमुच में किसी कारण से कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला मैंने आपको बताया कि इनका तो एक दिक्कत ये थी, मगर इसके पहले की भी बातें आज आपको बताऊंगी। अकाली दल ने जो CAA है
उसके बारे में भी बहुत सारी बातें करी जो सरकार के विरुद्ध थी, क्योंकि सिखों के बारे में उन्होंने बात करी कि सिखों का नाम नहीं था, बहुत सारी उन्होंने क्रिटिसाइज करा था CAA को। उसके अलावा आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है RSS, उनका एक विंग है, जी हाँ, उनका एक विंग है जो सिखों से संबंधित रहता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सिख संगत। शायद आपको नहीं पता होगा। तो राष्ट्रीय सिख संगत जो है उसको लेकर भी महाराष्ट्र में कुछ दिक्कतें आई थी। जानते हैं क्या दिक्कतें आई थी? देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है 2015 में भी और 2017 में भी इसके बारे में बात आई थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है इस RSS वाले सिख संगत के लोगों को हुजूर साहिब नांदेड़, जो महाराष्ट्र में, नांदेड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे जो हुजूर साहिब गुरुद्वारा है, वहां की जो कमेटी है उसमें घुसाने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही ये वो लोग थे जो अकाली दल के बागी थे, और इस वजह से भी जो अकाली दल है उन्होंने नाराजगी जताई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जब चुनाव के समय इनको ज्यादा अहमियत नहीं दी गई अकाली दल को, तब भी वे नाराज हुए थे, क्योंकि जब अरुण जेटली जी की मृत्यु हो गई और नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई 2019 में, तो वो अपने जो एलाइज हैं, अपने सहयोगी दल, उनकी बातें नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास तो प्रचंड बहुमत आ गया, तो अकेले उनके पास बहुमत है लोकसभा में। मगर उन्होंने अपने जो सहयोगी दल है उनको कम आंकना शुरू कर दिया था, इस कारण से वे नाराज थे। और ये जो है ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं इन कृषि बिल से। और देखिए, मैं आपको एक और बात आज बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, वो केवल हमारे नेताओं को, हमारी बात को रखने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि मैं तुम्हारे को अपने इसमें से ब्लॉक कर दूंगी जिगेश, अगर तुम उल्टी सीधी बातें बोलते रहोगे। सुनना है तो सुनो, नहीं तो यहाँ से जाओ। तुम्हारा नाम तुम चाहते थे ना कि बोला जाए, तो तुम बहुत ही निहायत ही बेवकूफ़ आदमी हो, बहुत बुरी परवरिश है तुम्हारी, तुम अपने माता पिता को बहुत बुरी उसमें दिखाते हो, लेकिन फालतू की बातें बोलोगे तो यहाँ से चले जाओ। तुम बेशरम जनता पार्टी, जैसा इन्होंने लिखा, उसको सपोर्ट करते हो, लेकिन बदतमीजी यहाँ पे मत करना, समझे? अच्छा, अब देखिए कि ये जो पूरा का पूरा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ये चीज़ समझ में अब तक नहीं आई थी, जो धीरे धीरे बढ़कर एक बहुत बड़ा स्वरूप दिखाने लग गई। अब आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे प्रधानमंत्री जी, जो पंथिक सिख हैं, उनकी, और पंथिक सिख जो हैं वो अकाली दल का मेन बेस है, और वो ना भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं ना नरेंद्र मोदी जी को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण उनके लिए है। इसके अलावा जो हिंदू वोटर, शहरी हिंदू वोटर है, वे कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ ज्यादा जाते हैं बजाय सुखबीर बादल के राज्य में। तो चाहे अकाली दल का अलायंस है भाजपा के साथ, उसके बावजूद वे अकाली दल को नहीं पसंद करते उतना जितना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को, और ये सुखबीर बादल अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अकाली दल को अब भारतीय जनता पार्टी से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उनकी बात तो सुनी नहीं जा रही और उनको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और उनका जो मेन वोट बेस है, जो मैंने आपको क्या बताया, पंथिक सिख, जो पंथिक सिख हैं वो लोग, तुम्हें मैं हटा रही हूं इसमें से, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग इनके साथ हैं वो लोग अब इनका भी विरोध करने लग गए हैं, और ये जानते थे कि अब दिक्कत होने वाली है और इनका जितना भी सपोर्ट बेस है वो पूरा का पूरा बेस खत्म हो जाएगा। इसमें एक और विचारधारा वाली बात भी है। अकाली दल जो है वो
किसी भी और पार्टी की तरह नहीं है। जो क्षेत्रीय दल होते हैं या जो डायनास्टिक दल होते हैं, शिरोमणि अकाली दल जो है उसको पूरे सिख पंथ की आवाज माना जाता है और माना जाता रहा है। उसको कहा जाता है कि हाँ ये हमारी आवाज है, तो इतना भरोसा तो लोगों को उन पर रहा है। हाँ, शिरोमणि अकाली दल के बारे में ये बात सही है, लेकिन अगर अमरिंदर सिंह जी और आप सुखबीर बादल को देखें तो लोगों का झुकाव अमरिंदर सिंह जी की तरफ ज्यादा है, इसलिए वो पब्लिक सेंटिमेंट के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने जो अकाल तख्त है उनका, जिसमें उसके अलावा जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं वे सब अब भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरुद्ध है। और अकाली दल अब जानता है कि अगर उन्हें स्वयं अपने आप को जिताना है कोई भी सीट पंजाब में, तो उन्हें अपने बल पे मेहनत भी करनी पड़ेगी और उन्हें यह भी समझना पड़ेगा कि कोई वोट प्रधानमंत्री को नहीं जाने वाला। अब मैं आपको बता दूं कि इस चीज को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। और ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मौका ऐसा नहीं मिला था और सुखबीर बादल नहीं चाहते थे ये करना। लेकिन जब कृषि बिल आ गया तब उन्होंने देखा कि किस तरह का हजूम निकला हमारे किसान भाइयों का। इसीलिए कह रही हूं कि ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ के साथ किया, शिवसेना के साथ किया, वही चीज वे अब अकाली दल। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी अब समझ गए थे कि अब इनकी हालत भी शिवसेना जैसी हो सकती है, इसलिए समय आ गया था कि अब ये इनका साथ छोड़ दें और अपना रास्ता स्वयं ढूंढे। इसलिए ये जो दूरदर्शिता, आप इसे कह दीजिए शिरोमणि अकाली दल की, तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो पहले देखा था, पहले भी दूरदर्शिता थी, अब भी इनके हिसाब से ये दूरदर्शिता है। जिस तरह से आप कश्मीर के इशू को देख लीजिए, ये सारे इश्यूज को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार अहंकारी हो चुकी है और अहंकार में वे अपने सहयोगी दलों को खो रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ईवीएम्स का खेल हुआ है। मैं तो यही चाहूंगी कि विपक्षी दल जो है वे इस बात पे जोर दें कि अब चुनाव जो हैं वो ईवीएम से ना हो, वो बैलेट से हो। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारी चीजें तो जो भी हुई है, उसके अलावा आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे किसान हैं उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को जो दिक्कत हो रही है उसकी वजह से अकाली दल ने इनका भी साथ छोड़ दिया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब ये एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतना ज़्यादा हो गया था पंजाब में और अकाली समझ गए थे कि अब उनके अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए मैं कहूँगी, ये ज़रूरी हो गया था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दें, तो उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया। अब आप देखिए कि 2022 में जो चुनाव है वो उनके लिए मरने और मारने वाला चुनाव है, सुखबीर बादल जी के लिए खास करके। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उनके लिए कहानी खत्म है। जो मेरे सिख भाई आज जुड़े हैं वो इस बात से सहमत होंगे, और नहीं होंगे तो मैं जानना चाहूँगी कि क्यों नहीं। क्योंकि अब वे जानते हैं कि अगर सीनियर बादल जी हाँ, समझ गए आप, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी पार्टी के अंदर भी जो लोग हैं उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने भी 2014 का चुनाव हो या 2017 का, उन्होंने जो जट सिखों के वोट हैं वो उनको खो दिए, मतलब वो आपको मिले। लेकिन इस वक्त आपको अगर आप देखेंगे तो वो कमज़ोर हो चुका है पंजाब में, और इसी वजह से सुखबीर बादल को लगता है कि मैं उन वोटों को वापस अब रिकैप्चर कर सकता हूं। तो अब ये देखते हैं कि होना क्या है, ये समय बताएगा
ईवीएम की सेटिंग बंद करे, आप कह रहे हैं किसान पर अत्याचार बंद हो। मैं किसानों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसान इनसे नाराज क्यों हैं? किसान इनसे नाराज इसलिए है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये किसानों को बेचने की तैयारी में है। आपको मालूम है, आप लोग कहते हैं ना कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं, क्योंकि जब होर्डिंग होती है तो चीज़ों के दाम वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि होर्डिंग के ऊपर से कोई रोक अब नहीं, मतलब पर जो भी रोक थी वो सब हटा दी गई है और अब जो ये बड़ा व्यापारी है ये होर्डिंग कर सकेगा। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि अडानी हो, अंबानी हो, वे अब होर्डिंग कर सकेंगे। जियो मार्ट अगर खरीद लिया रिलायंस ने और मतलब बना लिया, और इजी डे और बिग बाजार खरीद लिया है, तो आप समझ लीजिए कि इनको गेहूं, धान, दालें ये सब चाहिए होंगी और इसी वजह से ये पूरी तैयारी इन्हीं के लिए करी जा रही है। और मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अडानी ऑलरेडी भंडारण गृह बना चुका है, बड़े बड़े साइलो लगा चुका है। एक जगह पे हरियाणा में कहीं पे उन्होंने ऑलरेडी 1,60,000 का जो गेहूं है उसका भंडारण कर लिया है और 2 लाख जो है 2 लाख टन की बात कर रही हूँ मैं, के भंडारण की व्यवस्था उन्होंने वहां कर रखी है, बड़े बड़े साइलो बना के। अब आपको मैं बता दूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो इसमें जो हमारा किसान भाई है उसकी कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि जो किसान भाई अगर कोशिश भी करेगा तो वो उसकी बात कौन सुनेगा? वो एसडीएम, मतलब आपस में अगर बड़ा व्यापारी और वो किसी बात पे सहमत नहीं होते हैं तो उसे एसडीएम के पास जाना होगा। एसडीएम से मामला नहीं सुलझा तो वो डीएम के पास जा सकता है और फिर एपेलेट अथॉरिटी। मुझे जानना है कि उसके हाथ से वो जो न्यायालय जाने का अधिकार है वो कैसे छीन लिया गया, और क्या ये आवश्यक नहीं था कि इस समय जो भी कानून लाए जाते सरकार के द्वारा वो कानून होते जो बीमारी से रिलेटेड होते, जो कोविड के साथ लड़ने के लिए रिलेटेड होते, मगर आप बैकडोर एंट्री करके ये तमाम जो कानून है वो ला रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक और चीज समझ लीजिए आप कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं किसान हूं और मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस बड़े व्यापारी के साथ है, तो अगर बड़ा व्यापारी मेरे माल को चेक कराता है, मेरी फसल को, आलू है और वो उसको चेक कराता है, उस पर एमएसपी तो है नहीं पहली बात, तो वो कहेगा कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, पास नहीं हो सकता। मुझे अपनी अगली फसल लगानी है, मुझे उसको बेचना है किसी भी हालत में, तो मैं क्या करूंगी? मैं उसे जिस दाम पे वो कहेगा उसको दे दूंगी। अब उसके बाद सुनिए, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी बड़े व्यापारी से, अडानी के साथ होता है, और उसमें ये मैं कहती हूं कि मैं उसको 200 टन माल दूंगी, मतलब 200 टन गेहूं दूंगी या जो भी गेहूं मान के चलते हैं, तो आपको एक चीज बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है कि मैं उसे 200 टन दूंगी या 200 क्विंटल मान लीजिए, हाँ, तो 200 क्विंटल अगर मैं उसको दे रही हूं और मैं उसको 200 क्विंटल नहीं दे पाती हूं, तब क्या होगा? तब जो कार्यवाही होगी वो मुझ पर होगी, वो कार्यवाही उस पर नहीं होगी, बड़े व्यापारी पे नहीं होगी, वो मुझ पे। यानी कि मैं तो धीरे धीरे करके अब बंधुआ मजदूर बनने ही जा रहा हूं ना। मैं अपने छोटे खेत में अब अपनी मर्जी की फसल अपने लिए उसमें से निकालने का काम, ये सब चीजें नहीं कर सकूंगी, क्योंकि जो फसल मैं उसमें उगाऊंगी वो सारा फसल तो वही ले जाएगा। मैं पहले उसमें से अपने साल भर का कोटा निकाल लेती थी, तो मेरे घर का अनाज का जो खर्चा होता था वो बच जाता था, मुझे बाजार से नहीं खरीदना पड़ता था। भाई जब मैं उगा रही हूं तो मैं उसको रखूंगी भी, लेकिन अब वो माल जो है वो बड़ा व्यापारी लेके जाएगा। अब एमएसपी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं ये मोदी जी ने तो बिल्कुल सही किया, आप कहीं पे तो बहुत ही पैसे वाले होने वाले हैं। आपको पता है कि बिहार ने इस कानून को बदल दिया था और वहां एमएसपी नहीं होता है, तो वहां का जो किसान है वो अब भी अपनी फसल लेकर
दूसरे राज्य में जाकर बेचता है जहां उसे एमएसपी मिलना है। क्यों नहीं बेचता अपने राज्य में भाई? बिहार में क्यों नहीं बेचता? क्योंकि उसे पता है कि जो व्यापारी खरीदेगा वो उससे सस्ते में खरीदेगा, चाहे वो उसका आड़ती क्यों ना हो। लेकिन अब देख लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब आपकी होर्डिंग की लिमिट बढ़ गई। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आढ़तियों की बातें करी जा रही हैं, अब तो मोदी जी ही बहुत बड़े आढ़ती बन गए ना, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मैं कह रहा हूं तुम्हें वही करना पड़ेगा, तुम्हें इन बड़े व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। और बड़े व्यापारी भी तो उनके हिसाब से ही होंगे, या इसको तय करने के लिए मतलब ये छूट है कि छोटा व्यापारी किसी छोटे व्यापारी को बेच सके? ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला ना। अब आप देखिए कि एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे। बिहार वाला जो है वो आके पहले भी बेचता था, इसका मतलब ये झूठ बात बता रहे हैं ना कि अब ये कहीं पे भी बेच सकेगा, ये पहले भी बेच सकता था। लेकिन इसमें जो चीज होगी, एक और चीज, जो मंडी में वो जाके बेचता था, मंडी में टैक्स लगेगा, जो बड़ा व्यापारी है वो बिना टैक्स के खरीद लेगा। अब आप सोच के देखिए, तो जो किसान है वो पहले तो इसके पास जाएगा, जो बड़ा व्यापारी उसे शुरू में नहीं समझ आएगा, पहले साल नहीं, दूसरे साल नहीं, धीरे धीरे करके क्या होगा कि वो तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसी को बेचेगा। इधर क्योंकि उसने टैक्स के डर से वो मंडी में नहीं गया, तो मंडी नहीं चल पाएगी। 2% लगता है टैक्स, और सरकार को, राज्य सरकार को उसमें से मिलता है 6%। खैर, उस शुल्क से क्या होगा कि 2% जो वो वहां देता था मंडी में, अब वो वाला पैसा मंडी को जब नहीं मिलेगा तो मंडी जो है वो बंद हो जाएगी। उसका रख रखाव कैसे होगा? वहां पे कोई आएगा ही नहीं, वो खाली थोड़ी रखेगी। अब सरकार क्या करेगी? आप बताइए कि क्या करेगी सरकार? आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, आप बताइए। देखती हूँ कि आप मेरी बात को कितना समझ रहे हैं। जब उस मंडी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा साथियों, तो वो जमीन सरकार क्या करेगी? बेच देगी इस बड़े व्यापारी को, जैसे इन्होंने बेचा हमारी रेल को, हमारे एयरपोर्ट्स को। समझ रहे हैं आप? मतलब कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं भाई। अभी तक तो हम चीन के बारे में इनसे बात कर रहे हैं कि तुमने चीन को कितनी जमीन बेच दी भाई, और इधर देखो अंदर बड़े व्यापारी को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी मैं इस सरकार को इसीलिए कहती हूँ। और मोदी जी जो है सबसे खतरनाक जो प्रधानमंत्री बन गए, नेता बन गए देश के। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, इसको समझिए, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र। इसमें जो संसद में बैठा है वो व्यक्ति केवल जनप्रतिनिधि है, उसकी अपनी कोई चीज नहीं है। आपकी और मेरी आवाज बन के वो वहां पे बैठता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। जो व्यक्ति सरकार मंडियों की बिक्री करेगी, नीलामी करेगी, पुखराज धैया देड़ा जी कह रहे हैं। कहां से हैं आप पुखराज जी? मंडी ही बंद हो जाएगी। और उसके बाद जो पुखराज जी ने कहा है, इसको पढ़िए ठीक से, मंडी की नीलामी करके बेच दी जाएगी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लान क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकारी, अब जानते हैं आप ज़मीनें कितनी महंगी हो गई। सरकारी स्कूलों को जब बंद करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बेस बन जाएगा जिसकी नीलामी करी जा सकती है। समझ रहे हैं आप? मैं आपको उत्तराखंड की बताऊं, यहाँ पे जो हमारे जंगल है उनके कानून बदल दिए गए कि आप जंगलों को भी उस पे भी उद्योग लगा सकते। तो उद्योग लगा सकते तो आप बेचेंगे ना। तो बस आप ये बात समझ लीजिए कि ये इन्होंने सोचा हुआ है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मैं जो बात आपको बता रही थी आखिर में कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कर दिया है, उससे बड़ा खतरा हमारे देश के लिए नहीं है। मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती कि जो लोग कहते हैं कि सारी संस्थाओं को ये कर दिया वो कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस लोकतंत्र के मंदिर में, याद रखिए कि वो आपकी और मेरी आवाज बनकर बैठता है। उसका अपना कुछ नहीं होता, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। वो आपकी और मेरी आवाज बन के वहां बैठता है। ये तो हमने अपने सिस्टम्स को धीरे धीरे करके कमजोर भी किया था, लेकिन फिर भी 2014 के पहले तक उस
लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर बैठने वाला व्यक्ति आपकी और मेरी आवाज उठाने के लिए बैठा होता था। लेकिन 2014 में जो एक सोची समझी साजिश है आरएसएस की, क्योंकि वे जानते हैं, उन्होंने पूरा अपना बेस तैयार किया इसके लिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर वोट दिया गया, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको ये भी बता दूं, आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये आपने देखा ही नहीं, आपने ये जो पिछले 2 चुनाव देखे होंगे इनको समझा होगा। तो आपको बताऊं, पहले क्या होता था कि चुनाव में आप चुनाव करते थे और जो भी चुन के जाता था, मान लीजिए सांसद, फिर सांसद जो है वो अपना नेता चुनते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो ज़्यादा सीटें आ गई, प्रचंड बहुमत आ गई, तो वो अपना नेता चुनते थे। लेकिन 2014 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। 2014 के चुनाव में वो हुआ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो संविधान निर्माता, उन्होंने नहीं सोचा था। इन चुनावों में एक व्यक्ति की पूजा करी गई, एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगा गया, और इसी वजह से हमारा देश आज कमज़ोर हुआ है। आप कमज़ोर हुए हैं, हम कमज़ोर हुए हैं, हमारे अधिकार कमज़ोर हो गए हैं, हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। एक प्रधानमंत्री उसके द्वारा चुना जाता है जो सांसद उसकी पार्टी के हैं। मतलब पार्टी चुनेगी कि कौन किसको वो बनाएंगे। जैसे ये भले ही आप कह दीजिए हाई कमान वगैरह वगैरह, वो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, लेकिन पार्टी अगर शुरू से ये बात कह के चलती है कि ये मेरे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, जो अब करना पड़ेगा, जो अब विपक्ष को भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगले चुनाव में नहीं, उसके अगले चुनाव में नहीं, मगर धीरे धीरे व्यवस्था वापस वैसी ही हो जाएगी जैसा हमारे संविधान में है कि हमारे जो है, अगर आपके राज्य में आपने विधायकों को चुना तो विधायक अपना नेता चुने और वो नेता बने मुख्यमंत्री, और जो विपक्षी दल हैं वो चुने अपना नेता और वो बने नेता विपक्ष। उसी प्रकार से संसद में जिस पार्टी को बहुमत मिले या जिन पार्टियों के समूह को बहुमत मिले, जैसे एनडीए है, यूपीए है, तो वे उनके जो सांसद है फिर वो चुनाव करे, और उसकी प्रक्रिया होती है, आज भी होती है, लेकिन उस प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं होता। आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री का चेहरा ही नरेंद्र मोदी है और आज भी ये कहा जा रहा है, तो ये तो संविधान के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे, क्योंकि आप लोग भक्ति में लग जाते हैं। मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, और मैं ये दोनों ही तरफ कह रही हूँ, मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ। भक्ति की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं जो देश को बड़े सक्षम तरीके से आगे ले जा सकते हैं। राजनीति को धीरे धीरे करके बदलना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि राजनीति बहुत गंदी हो गई है, लेकिन राजनीति गंदी क्यों हुई है? क्योंकि लोगों ने इसे गंदा कर दिया। अगर आप इसमें तड़ी पार को ले आते हैं, कोई व्यक्ति तड़ी पार है वो आ जाता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि जिसको पुलिस ने हथकड़ी पहना के ले गए, और आज वो पुलिस को कंट्रोल करे। गृह मंत्रालय क्या होता है? यही तो होता है, वो पुलिस को कंट्रोल करे। तो आप मुझे बताइए, आप कैसे इज्जत कर सकते हैं उस व्यक्ति की या उस पोजीशन की? आपको समझना पड़ेगा इन सब बातों को। ये मुश्किल की बातें हैं। जो भी बात करे उसकी आवाज को आप दबा दो। आप देखो कि गुजरात में आईपीएस संजीव भट्ट, उन्होंने नाम लेके कहा वर्तमान के प्रधानमंत्री का, निवर्तमान मुख्यमंत्री गुजरात का, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, 2002 के दंगों में उनका नाम लिया, और आज वो कहाँ है? वो जेल में बंद है। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो इस तरीके से हो रही हैं जैसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने नेता चुनते वक्त
आपको भी बोलने की आवश्यकता है कि मैं नेता वो चुनूंगा जो व्यक्तित्व ठीक है। जैसे अब मुझे किसी ने कहा कि जो नेता जो महिलाओं का शोषण करते हैं उनके ऊपर कोई दाग लगता है तो उसके बाद वो और बड़े नेता बन के उभर के आते हैं। तो ये मत भूलिए कि आपके भी परिवार हैं, आपके भी घर में बहन बेटी माँ है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पितृसत्ता इतनी हावी हो चुकी है तो आने वाले समय में आप अपनी बेटियों के लिए जो है समाज अच्छा नहीं बना रहे हैं। और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप नेता जब चुनते हैं तो उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र को देखिए। ये मत देखिए कि वो गरीब है या नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। गरीबी की जहाँ तक बात है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो भी बहुत गरीब परिवार से आए। वो लैंप की लाइट, दिए की लाइट में पढ़ाई करते थे, मगर पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँचे। और आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक गरीब परिवार से आए और आज वे कहाँ पहुँचे, प्रधानमंत्री के पद पे। पर दोनों लोगों का जो सफ़र है वो अलग है या नहीं, इसके बारे में सोचिए। एक पढ़ लिख कर हार्वर्ड तक पहुंचता है, दूसरा कहता है मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। मैं मानती हूँ, लेकिन खुराफात कैसे क्या चीज़, इधर इसकी टोपी उसके सर, कौन सी चीज़ को कैसे करूँ ताकि मैं सत्ता में आ जाऊँ, जब आ जाऊँ तो जिन लोगों जो मेरे गुरु हैं उनको कैसे पीछे कर दूँ। अपनी माँ को आप बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जी के पास क्या पैसों की कमी होगी? क्या वो एक छोटी गाड़ी अपनी माता जी को खरीद के नहीं दे सकते? ये भारत देश तो तब भी उनका सम्मान करता अगर वे एक गाड़ी खरीद के अपनी माता जी को देते। उनकी तनख्वाह का क्या हो रहा है? क्या वो अपनी तनख्वाह नहीं लेते? मैं जानना चाहती हूँ, क्या उनकी तनख्वाह सरकार उन्हें नहीं देती? चलिए मान लेते हैं कि अगर वो ये बात कह देते कि मैं 1 रुपये लेता हूँ नाम के लिए, लेकिन मेरे नाम की जो तनख्वाह है वो सरकार की ट्रेजरी में जमा कर देता हूँ। नहीं कहते ना, ऐसा तो नहीं कहा और ऐसा आपने सुना नहीं। तो मुझे इस बात का दुख होता है। आप सबको कहूँगी, अपने परिवार में अपनी माताओं को, अपनी बहनों का मान करिए और ऐसे नेताओं को आगे मत आने दीजिए जो महिलाओं का शोषण करते। जो महिलाओं का शोषण करेंगे ना, ये तो एक शुरुआत है। आप याद रखिएगा, वो कईयों का शोषण करेंगे, वो गरीब का शोषण करेंगे, किसान का शोषण करेंगे, बेरोजगार का शोषण करेंगे, कईयों का शोषण करेंगे, आम जनता का शोषण करेंगे। और ऐसे लोग जो शोषण करते हैं वो केवल शोषण ही तो करेंगे, वो तो उनका कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व बन गया ना। तो आप लोग जब चुनते हैं अपने नेता, और आज मैं अपने बिहार के साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अब हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपको बरगलाने का, आप लोगों के साथ चुनाव खेलने का समय आ गया है और चुनाव के समय में राजनीति खेली जाएगी। इसलिए संभल कर रहिएगा, बिल्कुल ऐसा मत होने दीजिएगा कि ये लोग वो कर सके जो ये करना चाहते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना सके। सोनू त्यागी जी लिख रहे हैं, गोदी मीडिया कहाँ है? सोनू त्यागी जी, गोदी मीडिया बहुत ही बिजी है इस वक्त। आप जानते हैं वो सुशांत राजपूत को इंसाफ दिला रहे हैं और उनको करने दीजिए वो। और मैं तो कहती हूँ कि एक बारी वो अपना यहाँ काम कर ले तो हम सब मिलकर एक मुहिम चलाते हैं कि इन्हीं लोगों को क्यों ना भेज दिया जाए सरहद पर, क्योंकि ये सरहद पर पहुंच के बहुत अच्छे तरीके से सारी सीक्रेट्स निकाल लेंगे और चीन को सबक भी सिखा देंगे। चीन के बारे में आप लोगों को अवश्य कल बताऊंगी, परंतु आज रविवार का दिन है, इसलिए अब अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। पर आप लोग समझ लीजिए कि गोदी मीडिया जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है, परंतु आप भी उनके चैनल्स को देखकर उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल गया? अगर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल गया तो इनको निश्चित तौर पर सरहद पे भेज देना चाहिए, क्योंकि ये चीन को नानी याद करा देंगे। परंतु आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है? इन्होंने
सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ तो नहीं दिलाया, परंतु इनकी टीआरपी बढ़ गई। और मैं आपको इसका दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद चैनल चेक करा देखने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है और किस प्रकार से वो सब कुछ कर रहे हैं। आई विश कि पीपल ऑफ बिहार यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू चूज द राइट कैंडिडेट। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस इज विद आरजेडी। देखिए समीक्षा शर्मा जी क्या लिख रही हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, व्यक्ति को देखिए, चरित्र को देखिए, व्यक्तित्व को देखिए। ये मत सोचिए कि ये गरीब आदमी है और ये कर देगा, या ये गरीब आदमी है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने क्या कर दिया आप जानते हैं। आप ये देखिए कि चरित्र कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, उसके अंदर संवेदनशीलता कितनी है। द सेम आरजेडी जिसने बिहार को इतना पीछे किया, ये बात समीक्षा शर्मा जी कह रही हैं, पर इस वक्त तो विपक्ष को एक होने की आवश्यकता है। मैं आपको दोबारा बता दूं एक बात, याद रखिएगा कि देश में 130 करोड़ की जनता है ना। इस 130 करोड़ की जनता में से क्या आपको मालूम है कि 2014 में जितने वोट डाले गए उससे 6.5% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले। ठीक, तो 31.5% इन्हें मिले थे 2014 में, और 37.5% मान लीजिए कि इनको मिला, 37.5 से कम मिला 2019 में। इसका मतलब क्या है, देश में 130 करोड़ की जनता है। बार बार आपको बताऊंगी ताकि आप भक्तों को जवाब दे सके। देश में 130 करोड़ की जनता है, और 2019 के चुनाव में आप ये समझ लीजिए कि करीबन 60 करोड़ लोगों ने वोट डाला। और कितने लोग रजिस्टर्ड हैं? 90 करोड़, यानी कि 30 करोड़ लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला। तो उनके वोट को तो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को गया। तो 30 करोड़ ये निकाल दीजिए, 90 करोड़, ठीक है। और 90 करोड़ 130 करोड़ में से 90 करोड़ निकाल दीजिए तो कितने हुए? 40 करोड़। 40 करोड़ लोगों के तो वोट रजिस्टर्ड नहीं, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी वाले भी बच्चे होंगे, लेकिन उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो ये समझ लीजिए कि 40 करोड़ लोगों ने तो वोट डाला नहीं, क्योंकि उनका वोट रजिस्टर्ड नहीं है। जो 90 करोड़ लोग हैं उसमें से मात्र 60 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उन 60 करोड़ लोगों में से मात्र 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। बाकी के 37 करोड़ वोट 37 बाकी पार्टियों को मिले, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या जो भी, लेकिन वो बट गए। अब आप समझ गए, बटना नहीं है। लेकिन जब आपसे कोई भक्त पूछे और कहे कि इस तरह से कोई प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है, ये 130 करोड़ लोगों ने चुना है, तो उसको बताइए कि 130 करोड़ लोगों ने नहीं चुना है, 23 करोड़ लोगों ने चुना है, और उस समय भी 37 करोड़ लोगों ने तो चुना ही नहीं था। और उसके अलावा 30 करोड़ लोगों ने जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने भी उन्हें नहीं चुना। और उसके अलावा जिनके वोट रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने भी उन्हें नहीं चुना। और लोकतंत्र में हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, अपनी संसदीय लोकतंत्र में हम चुनते हैं अपना विधायक, हम चुनते हैं अपना सांसद। आज जो देश में इतना कंफ्यूजन है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको देखिए आप। वो क्यों है? क्योंकि जिसको आपने चुना है उसे तो मोदी के नाम पे चुन दिया ना। अब मोदी के नाम पे चुना हुआ मेरे मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के, वो काम ही नहीं करते, वो काम ही नहीं करते। वो करते हैं जो उनको वहां से सेंटर से बोल दिया जाता है, वो केवल वो करते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम देवस्थानम बोर्ड बना दो ताकि सारे मंदिरों का अधिग्रहण कर लो, फिर पैसे खाने की बात आ गई, देख रहे हैं आप। और जो बड़े वाले हैं जैसे पतंजलि वगैरह है, रामदेव, उनके आश्रमों को कुछ नहीं किया जाता है। तो समझ गए आप, मतलब ये बड़े लोगों की सरकार है। और राहुल गांधी ने कहा है ना कि ये सूट बूट की सरकार है। ये केवल सूट बूट की सरकार नहीं, ये सूट बूट और लूट की सरकार है। आपने आंखें नहीं खोली, इस बात को नहीं समझे, तो अगली बार भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश बहुत भुगत चुका। अब अगर देश को बचाना है तो सबको बोलते रहना पड़ेगा, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने मजदूरों के लिए।
ये देश विकसित देश नहीं है, ये विकासशील देश है। और जिस तेजी से हम विकास कर रहे थे ना, ये प्रधानमंत्री के आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि 67-68 सालों में भारत ने क्या क्या बनाया। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश ने क्या क्या बना दिया। आज आप देखिएगा, मैंने टीवी पे भी देखा कि किस प्रकार से जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही है, ठाए ठाए फिस, क्योंकि अकाली दल जो है इनका साथ छोड़ गया। लेकिन अब इनकी एक प्लस पॉइंट है जिसको आपको समझ के अपनी रणनीति को तैयार करना पड़ेगा, अपनी सोच को तैयार करना पड़ेगा। जानते क्या, एक मैटर आता नहीं, उस मैटर के आने मतलब जब तक आप उस मैटर को समझने की कोशिश करें तब तक ये दूसरा मैटर ले आते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि इस मैटर का अब हो गया काम, इसको जितना हमने निचोड़ना था निचोड़ लिया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं कि सीबीआई ये क्यों नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। वकील साहब, आप ये बात कह रहे हैं, यही बात तो समझा रहे थे कि अगर सचमुच में सुशांत सिंह को आप चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले तो सही तरीके से करिए। मीडिया को इन्वॉल्व तो आप ही लोगों ने किया। अब मीडिया को इन्वॉल्व किया, मीडिया तो कठपुतली है सरकार की, मीडिया तो वो कर रही है जो सरकार कह रही है। एब्सोल्युटली शेम ऑन यू राम नरेश, शेम ऑन यू बेशरम, शर्म आनी चाहिए देश के गद्दार। अब आप देखिए कि किस प्रकार से एक इशू दबा नहीं, फिर रिया चक्रवर्ती का इशू आ गया। अब रिया चक्रवर्ती जेल चली गई तो इन्होंने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने इंसाफ दिलवा दिया। मगर ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं गोदी मीडिया, ये काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के एजेंडे पर। वैसे आप मुझे बताइए कि किसी को भी इंसाफ मिल रहा है? यहाँ पे नहीं मिल रहा ना, आपको मिल रहा है, देश को मिल रहा है, खाली उद्योगपतियों को मिल रहा है। जय शाह को देखिए किस प्रकार से बैठ के वो क्रिकेट के मैचेस देख रहे हैं। भाई, जो धनिया बेचता था, धनिया पाउडर बेचता था, वो आज आईपीएल में बैठ के देख रहा है मैच इतने शानो शौकत के साथ। पहले की तस्वीरें देख लीजिए, अभी की देख लीजिए, ज़्यादा पहले की नहीं, कुछ ही साल, 6 साल पहले की तस्वीरें देख लीजिए, 5 साल पहले की देख लीजिए। और अब देखिए, और जहाँ पे बैठ के वो मैच देख रहा था, वहीं पे एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें विजय माल्या बैठे थे। तो कर लीजिए बात, आप जी कर लो बात। समझ में आया आपको? तो आप लोगों को समझना होगा कि ये एक मुद्दे से आपका ध्यान भटकाएंगे, दूसरे मुद्दे पे ले आएंगे। मैं देखिए बड़े दिनों से सोच रही हूँ कि आपको बताऊं कि चीन और भारत की जो सरहद है, वहाँ पे क्या चल रहा है। पर रोज कुछ ऐसा चल के आ जाता है कि वो मुद्दा ही पीछे रह रहा है। और ये इनकी सोची समझी चाल है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में अगर कुछ है तो वो है कोरोना, और दूसरा मुद्दा है जो सरहद पे हो रहा है। और इस समय हमारे सरकार को कानून लाना चाहिए था वैक्सीनेशन के ऊपर, कानून लाना चाहिए था दवाइयों के ऊपर, सैनिटाइजर्स के ऊपर, परंतु आप देखिए कि क्या हो रहा है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि सैनिटाइज़र की बात से मुझे ध्यान में आया, किसी ने मुझे कहा कि आपके नेता क्या है, ये है। भाई, हमारा नेता जो है अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बना ना, तो उसके पीछे अभी क्यों पड़ रहे हो? जो प्रधानमंत्री है उससे काम तो करवा लो। है काम वो करता नहीं, कहता 18-18 घंटे काम करता। भगवान, कहीं 24 घंटे कह दे कि काम करता है तो समझ लेना उस दिन बेड़ा गर्क हो गया, बस ज़्यादा दिन नहीं बचे फिर आपके और हमारे। समझ गए ना? अब देखो 18 घंटे काम करके ऐसी बर्बादी कर दी इस आदमी ने, किस तरह से। आप मुझे बताइए, कृषि कानूनों की ज़रूरत थी इस वक्त? आप सोच के देखिए। श्रम कानूनों के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने देखा आप लोगों को अच्छा लगा वो जो मैंने आपको डिटेल्स कल बताए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इन सब चीज़ों के साथ छेड़खानी करना इस वक्त में आवश्यक है, जिस वक्त कोरोना चल रहा है? कोरोना के वक्त में आप अध्यादेश के माध्यम से पिछले दरवाजे से आपने कानून ले आए, ठीक है, अध्यादेश ले आए, बिल ले आए। उसके बाद आप किस तरह से पास करते हैं बिल को, किस तरह से? लोकसभा में तो आपका प्रचंड बहुमत है भाई, वहां तो पास होना ही था। लेकिन राज्यसभा में ये जानते थे कि ना तो जनता दल यूनाइटेड इनका साथ देने वाली है और ना ही अकाली दल, इसलिए इनके पास टोटल मिलाकर भी 105 ही वोट थे, और उनमें से भी बहुत सारे लोग इनको वोट नहीं देने वाले थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास राज्यसभा में कांग्रेस और सहयोगी दल को मिला के, और क्या टीएमसी को मिला के
131 वोट थे। इसका मतलब है, और चाहिए थे 130, आधे से एक ज़्यादा, 122 से एक ज़्यादा, यानी कि 123। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आवाज़ बंद कर दी ताकि जो हमारे सांसद कह रहे हैं वो आप तक और मुझ तक ना पहुंच सके। ये करने का मतलब ही है कि आपने संसद की गरिमा को तो ठेस पहुंचाई, लेकिन आपने तो संसद में लोकतंत्र की हत्या कर दी। और आपने ध्वनि मच, मतलब आप कह रहे नहीं नहीं ये लोग यस और नो का, और हम कहेंगे हाँ यस वाले जो है वो जीत गए, ऐसे पास होता है बिल। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका, और इनकी दाढ़ी में तो आजकल है झाड़ी। इतनी बड़ी दाढ़ी, इसको कटवाने का समय नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे देशवासियों, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे केदार बाबा के पास जो गुफा बनी है उसकी वीडियो डालूंगी मैं, आप देखिएगा। एक गुफा बन चुकी है जिसमें ये समय बिता के आए थे, उसके अलावा 2 और गुफाएं बन रही हैं, और शायद 1400 या 1700 रुपये पर नाइट के हिसाब से वो लोगों को दी जाएगी, और इसमें सन्यासी नहीं बैठ सकते, है ना कमाल। ये हिंदुत्व वाली सरकार कर रही है भाई। जितने हमारे सन्यासी बैठे हुए थे उनको भगा दिया गया। कहाँ? केदारनाथ के ऊपर। अरे केदारनाथ के ऊपर क्यों बैठा है कोई? वहां पे बैठे रहने तो वो जो कर रहा है उसको भगा दिया। और कौन? और आप लोगों में से कुछ कह देंगे अच्छा तो क्या भगा दिया, तो ठीक है उनको भगा दिया, तो आप क्यों जाएंगे वहां पे? आप ध्यान करेंगे तो वो ध्यान है। और जो हमेशा से व्यवस्था चली आ रही है हमारे जो सन्यासी वगैरह की, वो ध्यान करे तो वो ध्यान नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। इसलिए ये गरीब विरोधी सरकार है, ये मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों की सरकार है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। मैं आपसे फिर निवेदन करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा। मैं जल्द आपको चाइना के बारे में भी बताऊंगी। कुछ ही देर में आपको एक वीडियो मैं डालूंगी जिसमें लियाकत नेहरू पैक्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो मोडीलीज यानी कि मोदी लाइज के बारे में है। जो मोदी जी ने झूठ बोले हैं उसके बारे में संसद में खड़े होके उन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट के बारे में जो बड़ा झूठ बताया था, मैं आपको आज उसकी सच्चाई बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो को अधिक से अधिक अवश्य देखिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे दूसरे पेज को सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट, उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसको फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, और ट्विटर पर अवश्य मुझे फॉलो करिए सुजाता इंडिया फर्स्ट। और इंस्टाग्राम पे भी अवश्य आपसे मिलना चाहूँगी, कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी लाइव करूँगी। चलिए आज के लिए बस इतना। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आप लोगों का सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और आपने अपनी बातें रखी। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, लोकेश रंगाड़ी जी कह रहे हैं। किसका झूठ? जो झूठ बोलता है उसका तो झूठ ही झूठ चल रहा है भाई, सभी कोई मान रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चल तो रहा है। जल्द से जल्द सुशांत सिंह का मैटर आप लोग फैसला करो। अभी अनुष्का भाभी भी है, भीम पहलवान जी कह रहे हैं। हाँ, अनुष्का भाभी जी का मैटर है, सही कह रहे हैं आप। नहीं मगर अभी तो सारा अली खान की दादी कांग्रेस से रही हैं। शर्मिला टेगोर जी की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आप देख लीजिए, दीपिका पादुकोण ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो बने। ये बात उन्होंने कह दी थी। फिर जेएनयू के छात्रों के साथ जाके खड़ी हो गई थी। और आजकल तो देखिए कि किस बेशर्मी से मतलब जो हमारे सांसद है उनको अपने जुबान पे लगाम ही नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। देखिए आप और मैं कहें तो हम तो आम जन हैं, वो तो नहीं है ना, वो तो संसद के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। पर ठीक है, उनकी इच्छा है। हम अपनी बात को रखते रहेंगे मगर अच्छी तरह से रखेंगे, संवेदनशीलता दिखाएंगे, एक दूसरे को अपशब्द की भाषाएं नहीं करेंगे और गाली गलौज नहीं करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सकारात्मक रूप से लड़ाई लड़ेंगे, अपनी ऊर्जा को जो है एकजुट करके अपने सैनिकों की तरफ भेजेंगे, अपने किसानों की तरफ भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं भाई। अब तो ये जो लड़ाइयाँ, मैंने आपको क्या कहा, एक इशू से दूसरे इशू पे ले जाते जाएंगे, इसलिए हमें भी फोकस को रखना पड़ेगा। बहुत सारे इशूज़ हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, वरना देश को बेचने की तो इन्होंने तैयारी कर दी है। चलिए हम सब मिल के लड़ेंगे। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।